काफी हद तक वो क्लियर हुआ होगा। उसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो एक 5-10 मिनट में हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर उसके फिर आगे थोड़ा जाएंगे, समय है तो। ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट वाला एक ये पूरा अध्याय है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। इसके ऊपर चिकित्सा बहुत और पर निर्भर है, तो इसलिए जो जो हमने पार्थिव, आप्य, तेजस, आग्नेय, आकाश, वायव्य, आकाशीय, ये वाले द्रव्य जो देखे हैं, उनके गुण और कर्म के ऊपर चिकित्सा का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो निर्भर करता है। इनफैक्ट सभी चिकित्सा उसके ऊपर ही निर्भर है, इसलिए उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने द्रव्य के ओरिजिन के बारे में हमने देखा, मतलब द्रव्य उत्पन्न कैसे होता है, कि कौन से महाभूतों से उत्पन्न हुआ, ज़्यादा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि केवल पृथ्वी द्रव्य में केवल पृथ्वी महाभूत ही रहेगा, बाकी महाभूत नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर अग्नि आग्नेय द्रव्य में केवल अग्नि महाभूत रहेगा, बाकी महाभूत नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो सभी द्रव्य में सभी महाभूत रहेंगे। लेकिन जो हमने देखा है, व्यपदेशस्तु भूयसा, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आधा लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो महाभूत सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट रहेगा, उसी के नाम से वो द्रव्य का नामकरण हम करेंगे। तो जो भी द्रव्य में पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंटली रहेगा, उसको हम पार्थिव द्रव्य ऐसा कहेंगे। इसका मतलब बाकी चारों महाभूत उसमें रहेंगे ही, लेकिन जो ज्यादा भूयस मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में जो रहेगा, उसकी उसी के नाम से उस वो द्रव्य का नाम होगा। मतलब व्यपदेश, व्यपदेश मतलब उसको नाम हम उसी के आधार पर देंगे। तो उसी तरह से पार्थिव, आप्य, तेजस, वायवीय और आकाशीय ऐसे द्रव्यों के बारे में हम जान सकते हैं, और उनके जो गुण और कर्म हमने देखे हैं, कि पार्थिवम गौरव स्थैर्य संघातोपचयावहम, आग्नेयम दाह भावना प्रकाश पचनात्मकम, ये सभी जो हमने देखे हैं, वो उसके ऊपर चिकित्सा बहुत ज्यादा डिपेंड है, इसलिए वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने नाभसम, सूक्ष्म विशद वगैरह वो देखा है। और उसके बाद का जो है वो आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जगति एवं, श्लोक नंबर जो 10 है, जगत एवं अनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नाना अर्थ योगयो, कि क्योंकि हमने ये बोला है कि आयुर्वेद में ये बोला है कि सभी द्रव्यों में पांचों महाभूत रहते हैं, इसलिए कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो औषध करके जिसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो जगति एवं अनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम, तो ऐसा कोई भी द्रव्य इस दुनिया में नहीं है जिसका हम औषध की तरह से प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात ये भी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस है ही, उसमें लिखा है कि वशाद नाना अर्थ योगयो, वो अलग अलग प्रकार के अर्थ और योग, अर्थ मतलब प्रयोजन, किस कारण के लिए हम उस द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं वो, और योग इसका मतलब कौन सी योजना हम उसकी कर रहे हैं, मतलब किस तरह से हम उसका प्रयोग उसका करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई भी द्रव्य औषध की तरह से प्रयोग होगा या फिर उसका कोई अन्यथा कोई उपयोग होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो वशात नाना अर्थ योगयो, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, किस कारण से हम उसका प्रयोग करें, योग मतलब किस तरह से उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, उसके ऊपर सब डिपेंड है कि कोई भी द्रव्य हम औषध की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग उसका कर सकते हैं। और इसका एक बेसिक, मतलब एक बहुत रॉ उसका एक क्लासिफिकेशन किया है कि द्रव्यम ऊर्ध्वगमम तत्र प्रायो अग्नि पवनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमि तोय गुणाधिकम। तो दो प्रकार की कैटेगरीज में किया है कि एक अग्नि पवनोत्कटम, अग्नि और आकाश महाभूत जिसमें प्रिडोमिनेंट है, ऐसे एक द्रव्य की कैटेगरी है। और दूसरा है भूमि तोय गुणाधिकम, मतलब भूमि मतलब पृथ्वी और जल, इन दो महाभूतों के प्रीडोमिनेंस से दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, दो प्रकार में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक है जो अग्नि और वायु, ये जो
महाभूत जिन द्रव्यों में प्रीडोमिनेंटली है वो, और दूसरा जो है वो भूमि और तोय मतलब पृथ्वी और जल महाभूत जिनमें प्रधान है, उसके आधार पर दो ग्रुप में वो डिवाइड होते हैं। तो जो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं वो द्रव्यम ऊर्ध्वगमम तत्र, तो उन द्रव्यों का काम करने की जो दिशा होती है वो ऊपर की ओर होती है। मतलब साधारणतः वमन करने वाले जो द्रव्य हैं वो अग्नि और वायु महाभूत के प्रिडोमिनेंस से होते हैं। तो जैसे हम ये इसका ये निकालने का इन्फरेंस निकालने का एक बेसिक जो जैसा हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में वही पिंडम है, ऐसा हम जो एक हमारा मूल तत्व है उसके ऊपर से ही ये आधारित है कि जैसे अग्नि का जो दिशा है वो ऊपर की ओर रहती है और वायु उसको सपोर्ट करता है। तो जिन द्रव्यों में अग्नि और वायु महाभूत का प्रिडोमिनेंस रहेगा वो ऑब्वियसली ऊपर की ओर जाने का उसकी ऊपर की ओर जाने की उसकी टेंडेंसी रहेगी। और उसी तरह से जिसमें जल और भूमि मतलब जल और पृथ्वी ये महाभूत जिनमें प्रिडोमिनेंट रहेंगे वो जिनकी दिशा नीचे की ओर रहेगी, मतलब वो विरेचन करने वाले ज्यादातर रहेंगे। ये क्या कहते हैं उसको, एक तो बेसिक उसका डिवीजन हम कर सकते हैं। तो अभी ये भी सवाल आता है कि अगर किसी में इनके अलावा महाभूतों का प्रिडोमिनेंस है, सपोज है, तो फिर क्या होगा। तो दोनों के ओर से है तो दोनों प्रकार का कार्य उससे हो सकता है या फिर दोनों कार्य नहीं होंगे। ये उसका एक दूसरा एक मतलब ये निकलता है कि अगर किसी में समझो जल और वायु है या फिर जल और अग्नि है तो उसका क्या होगा। तो क्या वो तो क्या करेगा फिर। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो या तो विरेचन और वमन दोनों करेगा या फिर वो दोनों नहीं करेगा। तो वो हर एक पदार्थ के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करेगा। तो इसलिए एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि ऊर्ध्वगमम और अधोगामी, तो ऊपर की ओर दिशा में जाने वाला और नीचे की दिशा में जाने वाला, ऐसा दो बेसिक कैटेगरी इसकी है। और इसके बाद अभी ये किसके ऊपर अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है या फिर पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान, ये कैसे हम समझेंगे। तो बेसिकली ये है कि हम ये द्रव्यों के जो रस है उसके ऊपर ऊपर से हम थोड़ा सा उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से महाभूत प्रिडोमिनेंट होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब हम जब रसों के ऊपर थोड़ा डिस्कशन जब करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि मधुर रस में कौन सा महाभूत प्रिडोमिनेंटली रहता है, अम्ल रस में कौन से महाभूत प्रिडोमिनेंटली रहते हैं। तो उसके ऊपर से हम एक जनरल आइडिया इसमें हो सकता है कि कौन सा द्रव्य जो है वो विरेचन करेगा और कौन सा द्रव्य वमन करेगा इसमें। लेकिन ये भी है कि हर एक कोई द्रव्य जो भूमि तोय गुणाधिकम वाला है वो विरेचन करेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर जिस द्रव्य में अग्नि और वायु महाभूत प्रिडोमिनेंटली रहेगा वो वमन करेगा ही, ये भी एकदम थंब रूल नहीं है, ये हमको समझ लेना है इसमें। तो वो जब हम रसों के बारे में देखेंगे उस समय पे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी उसके बाद द्रव्य के बारे में इतना हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इति द्रव्यम रसान भेदैहि उत्तरत्र उपदेक्षते। तो अभी इति द्रव्य मतलब द्रव्य के बारे में इतना एक जनरल जानकारी हमने ले ली है। और उसके बाद रसान भेदैहि रसों के जो भेद है मतलब प्रकार है, उत्तरत्र उपदेक्षते मतलब बाद में हम उसके बारे में बताएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि रसों के ऊपर बहुत ज्यादा चिकित्सा निर्भर रहती है और उसको एक सेपरेट चैप्टर में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे हम रसों के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके लिए उन्होंने वो जो है रसों के भेदों को हम बाद में बताएंगे, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है। तो ये इसका बेसिक उसके लिए यहाँ पर उन्होंने इसका वर्णन किया, नहीं तो ये अध्याय बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए उन्होंने रसों के बारे में हम बाद के अध्याय में डिस्कशन करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। बाकी जो द्रव्य में वीर्य विपाक और प्रभाव जो द्रव्य में रहते हैं उसके बारे में यही डिस्कशन होगा क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने जैसा नहीं है, मतलब बहुत उसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए उसका हम इसी अध्याय में विचार करेंगे। अभी जब हम द्रव्य के बारे में हमने अभी यहाँ तक जो देखा कि ऊर्ध्वगमम अधोगमम, तो उसके बारे में सोचते समय हमारे पास एक द्रव्यों को कैटेगरी करने का एक और
तरीका है कि हम औषध और आहार, ये तो हमने एक बेसिक कैटेगरी कर दिया कि जो औषध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और जिनका आहार के रूप में उपयोग हो सकता है। तो उसमें भी जो औषध के रूप में जिनका प्रयोग होता है, उनमें भी दो प्रकार की कैटेगरी हम करते हैं। एक है शमन और दूसरा है शोधन। शमन का मतलब है कि जो शरीर के अंदर ही दोषों को अपने अपनी जो प्रॉपर उसकी क्वांटिटी है और क्वालिटी है उसमें स्थापित करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि शमन औषध है। मतलब कफ बढ़ा है तो उसको शरीर में ही उसका जो नॉर्मल कंडीशन है उसके उसमें लाकर रखना, या फिर पित्त बढ़ा है तो उसको शरीर के अंदर ही नॉर्मलाइज करना, ये काम जो करते हैं द्रव्य, उनको कहते हैं शमन द्रव्य। और दूसरा जो है कि वो कफ अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको शरीर से बाहर निकाल देना है। तो या फिर पित्त बढ़ा है तो पित्त को शरीर के बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से जो कार्य करते हैं उन द्रव्यों को कहते हैं शोधन, शोधन औषध। तो इस तरह से उनका डिवीजन होता है। तो ये शमन और शोधन जो शरीर के अंदर ही दोषों को नॉर्मलाइज करते हैं उनको हम शमन द्रव्य कहते हैं, शमन औषध। और जो शरीर के बाहर दोषों को, प्रकोपित दोषों को बाहर निकाल देते हैं, उनको हम शोधन द्रव्य, शोधन औषध ऐसा कहते हैं। तो इस शोधन प्रकार के जो औषध हैं, इनकी ये दो कैटेगरी है कि ऊर्ध्वगमम, अधोगमम। तो ऊर्ध्वगमम मतलब जो ऊपर की ओर से दोषों को बाहर निकालेंगे उनको हम ऊर्ध्वगमम कहेंगे, और जो नीचे की ओर से दोषों को बाहर निकालेंगे उनको हम अधोगामी ऐसा कहेंगे। तो ये शोधन द्रव्य के दो प्रकार है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये शोधन क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कशन आएगा कि वमन क्या है, विरेचन क्या है, बस्ती क्या है, ये इसके बारे में डिस्कशन हमारा बाद में, बाद के अध्याय में होगा। अभी इसके बाद वीर्य के बारे में थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो इसमें भी समझते समय हमें दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जैसा रसों के बारे में एक मत है कि रस 6 है, मतलब टेस्ट जो है वो 6 प्रकार की टेस्ट होती है, जो हमने पहले अध्याय में ही देखा है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। उस तरह से वीर्य के बारे में थोड़ा सा आयुर्वेद में ही के जो ग्रंथ है उनमें थोड़े थोड़े अलग अलग मतांतर हैं कि वीर्य कितने हैं, उसके ऊपर अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने अपने अलग अलग मंतव्य दिए हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा ये लग सकता है कि अगर ये दो तीन मत अभी तक डिजॉल्व नहीं हुए हैं तो हम फाइनली किसको मानेंगे, चरक को मानेंगे या सुश्रुत को मानेंगे या फिर अष्टांग हृदय को मानेंगे, मन में थोड़ा सा सवाल आ सकता है। तो ये देखने का हर एक का नजरिया है कि हम किस तरह से द्रव्य की ओर देख रहे हैं। तो ये तीनों भी जो व्यू है वो अपने अपनी तरह से ठीक ही है, और उसके कारण चिकित्सा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए वो, और आज भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर एक जो ओपिनियन है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर भिड़े। सर साउंड नहीं आ रही है। यस, या ओके, अभी आ रही है? अभी आ रही, ठीक। हाँ ठीक है। तो तो तीन अलग अलग इसमें व्यू हैं। लेकिन अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट का व्यू ये है इसमें। तो उन्होंने तीनों भी मत दिए हैं। तो ये दिया है कि वीर्यम पुनर्वदंती एके, गुरु स्निग्धम हिमम मृदु, लघु रुक्षोष्ण तीक्ष्णम च, तदेव मतमष्टधा। फिर उसके बाद आता है चरकस्तु आह वीर्यम तत् क्रियते येन या क्रिया, नावीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता ही सा। फिर
गुरुवादिशु एव वीर्याख्या, ये थोड़ा सा हम पूरा एक बार पढ़ेंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन हम कर पाएंगे। गुरुवादिशु एव वीर्याख्या तेनान्वर्थेति वर्ण्यते समग्र गुणसारेषु शक्त्युत्कर्ष विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् बहुअग्रग्रहणादपि अतश्च विपरीतत्वात् संभवत्यपि नैव सा दिवक्षते रसाद्येषु वीर्यं गुरुवादयो यतः उष्णं शीतं विधैवान्ये वीर्यम् आचक्षते अपि च नानात्मकम् अपि द्रव्यम् अग्निशोमो महाबलौ व्यक्ताव्यक्तम जगदिव नातिक्रामति जातुचित। तो यहाँ तक जो है वो वीर्य के बारे में जो अलग अलग मत है तो उनके बारे में डिस्कशन होता है। तो अभी वीर्य को समझने के लिए हमें एक बात ध्यान में सबसे पहले हमें देखना होगा, पहले चरक का व्यू हम देखेंगे। जो श्लोक नंबर 13 जो है उसमें उन्होंने चरक का व्यू दिया है। चरकस्तु आह वीर्यम तत् क्रियते येन या क्रिया नावीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता ही सा। ही और सा अलग अलग वर्ड है इसमें, एक ही इसमें आ गए हैं। ही और सा दोनों अलग अलग शब्द है। तो चरकस्तु आह, चरक कहते हैं, क्या कहते हैं? वीर्यम तत् क्रियते येन या क्रिया, मतलब कोई भी द्रव्य जिसके वजह से अपना काम करता है उसको वीर्य कहा जाता है। मतलब जैसा हम इसको समझना है तो हम जनरली, जैसा मेडिसिन का एक्सपायरी डेट होता है कि 2 साल होता है, 3 साल होता है, उसके बाद वो हर एक मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर हो गया मतलब उसके बाद उसका इफेक्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, या फिर कुछ दूसरा ही इफेक्ट मिलेगा, या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट उससे मिल सकता है। इसका मतलब वो एक्सपायर हो गया। तो चरक का जो कंसेप्ट है वो इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है कि वीर्य अगर किसी द्रव्य में नहीं है तो फिर द्रव्य कार्य नहीं कर सकता। तो न अवीर्यम कुरुते किंचित, कोई भी द्रव्य अवीर्य है, मतलब उसमें वीर्य अगर नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता। और सर्वा वीर्य कृता ही सा, और सभी जो कार्य होते हैं वो वीर्य के कारण ही होते हैं। तो यहाँ चरक का जो मत है वो शक्ति के रूप में वीर्य, तो इसलिए चरक का जो वीर्य के बारे में जो व्यू है उसको शक्ति मात्र वीर्यवाद ऐसा कहा जाता है। और उसके ऊपर उसको समझने के लिए हमने ये लिया है उदाहरण कि द्रव्यों की, मतलब किसी भी मेडिसिन का एक्सपायरी डेट के बारे में जैसा हम डिस्कशन देखते हैं, तो वो जो है वो चरक का मत है कि ऐसी कोई शक्ति द्रव्य में रहती है जिसके कारण द्रव्य काम करता है तो उसको हम वीर्य कहेंगे। वो शक्ति अगर वो द्रव्य में नहीं है, कुछ काल ज्यादा बीत गया है, तो उसके बाद वो द्रव्य वैसा रहने पर भी वो काम नहीं करेगा। जैसा एग्जाम्पल, कोई टैबलेट हम लेंगे तो उसका 2 साल का एक्सपायरी डेट अगर समझो हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2 साल के बाद जो टैबलेट है वो दिखने में तो वैसा ही दिखेगी, लेकिन जो कार्य उससे एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर सकता है वो टैबलेट। तो उसी को जो आचार्य चरक है वो वीर्य ये नाम से वो बोलते हैं। तो चूंकि चरक ने कहा है कि जो द्रव्य में शक्ति होती है, अंतर्भूत शक्ति, उसी को वीर्य चरक ने कह दिया, इसलिए उन्होंने संख्या डिटरमाइन नहीं की है चरक ने। मतलब 2 है, 8 है, 10 है, 15 कितना है, वो चरक जी ने वो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जिसकी वजह से कार्य होगा उसी को हम वीर्य ऐसा नाम देंगे। तो उसके बाद एक द्रव्य की कार्मुकता, मतलब मोड ऑफ एक्शन ऑफ द्रव्य, एक और अलग पॉइंट आता है। उसमें आता है कि द्रव्य कार्य कैसे करता है, और उसमें ये मेंशन है कि किंचित रसेन कुरुते किंचित वीर्येन किंचित विपाकेन, ऐसा एक उसमें डिस्क्रिप्शन आता है कि कोई द्रव्य जो है वो वीर्य से काम करता है, कोई विपाक से काम करता है, कोई रस से काम करता है, ऐसा उसके डिस्क्रिप्शन में आता है। तो चरक के अनुसार जिससे भी कार्य होगा वो उस द्रव्य का वीर्य होगा। अगर रस के कारण कार्य होता है तो वो रस ही द्रव्य का वीर्य है। कभी विपाक से द्रव्य के विपाक से कार्य होता है तो विपाक ही द्रव्य का वीर्य है। और
उसके अलावा और द्रव्य का कुछ कार्य दिखता है तो वही जो है द्रव्य का वीर्य हो जाएगा। तो इस तरह से चरक ने कोई भी वीर्य के बारे में नंबर डेफिनेटली डिफाइन नहीं किया है कि इतना नंबर होता है। और उसके ऊपर का जो है सबसे हमने देखा 12 श्लोक नंबर 12, उसमें वीर्य के 8 प्रकार बताए हैं कि वीर्यम पुनर्वदंती एके। एके का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक मत है, उसमें ओपिनियन है कि जो ये कहते हैं कि वीर्य 8 प्रकार के होते हैं। तदेवं मतम अष्टधा। 12 श्लोक के बाद वाला जो लघु रुक्षोषण तीक्ष्णम च तदेवं मतम अष्टधा, ये 8 प्रकार के वीर्य होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मतलब एक उस अलग अलग जो डॉक्ट्राइन होते हैं कि उस अपना अलग अलग व्यू रहता है। हमारे शास्त्र में यही सबसे अच्छी बात है कि हमारे शास्त्र में सभी प्रकार के मतों का आदर होता है। तो इसलिए कोई हम रिजेक्ट नहीं कर देते। इसलिए इसमें जो है 8 प्रकार की वीर्य, ये किसी लोगों का मत है। तो जनरली ये सुश्रुत आचार्य का मत ऐसा करके सुश्रुत जी ने बताया है। तो वीर्यम पुनर्वदंती एके, कुछ लोग बोलते हैं कि वीर्य 8 प्रकार का होता है। वो है गुरु स्निग्ध, हिम मृदु, लघु रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण। ये जो 8 प्रकार है वो वीर्य के माने हैं। तो वही जो हमने 20 गुण कहे हैं पहले, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म, उनमें से 8 गुण को निकाल के उनको वीर्य की संज्ञा दी गई है। ये वीर्य है क्योंकि उनमें ज्यादा चेंज, उसका भी कारण थोड़ा आगे डिस्कशन में आएगा। तो गुरु तो ये 4 पेयर जो है, गुरु लघु, स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण और मृदु तीक्ष्ण, ये जो वीर्य है वो 8 प्रकार से वीर्य होते हैं, ऐसा सुश्रुत का ये मत है कि गुरुवादी जो 20 गुण हमने देखे हैं उनमें से ही 8 गुणों को उन्होंने वीर्य का नाम दिया है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वालिटेटिवली ज्यादा उसमें कार्मुकता रहती है, उसमें एक्टिविटी ज्यादा रहती है, इसलिए इन्हीं 8 गुणों को उन्होंने वीर्य ऐसा नाम दिया है। और फिर श्लोक नंबर 14 के ऊपर हम आते हैं। तो हमने पहले श्लोक नंबर 13 देखा, थोड़ा सीक्वेंस हमने चेंज किया है क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हम उससे देखेंगे 12 से एकदम समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने पहले चरक जी का मत देखा, फिर सुश्रुत का देखा, और फिर सुश्रुत का मत ये क्यों है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन इसमें है कि गुरुवादिषु एव वीर्याख्या तेन अनवर्था इति वर्ण्यते समग्र गुणसारेषु शक्त्युत्कर्ष विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् बहु अग्रग्रहणादपि। तो गुरुवादिषु एव, गुरुवादी गुणों को ही वीर्याख्या, वीर्य नाम दिया जाता है, और तेन अनवर्था इति वर्ण्यते, और क्योंकि उसके अनुसार ही द्रव्यों के कार्य होते हैं, तेन अनवर्था इति वर्ण्यते, तो उसकी वजह से ही द्रव्य में कार्य होता है। इसलिए उन 20 गुणों में से 8 गुणों को ही वीर्य का नाम दिया जाता है। बाकी जो 12 बचे हैं उनको वीर्य का नाम नहीं दिया जाता। और क्यों उनका वीर्य कहा जाता है, तो उसका कारण जो है वो नीचे दिए हैं, तेन अनवर्था, क्या क्या उनके अर्थ है। तो एक कारण उसका ये है कि समग्र गुण सारेशु, 20 गुणों में ये 8 गुण जो है उनमें सारता ज्यादा होती है, उसमें पोटेंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छी तरह से अपना कार्य दिखा सकते हैं। बाकी जो 12 गुण है उनका बहुत इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहता है, इसलिए इन 8 गुणों को वीर्य नाम दिया जाता है। दूसरा है शक्त्युत्कर्ष विवर्तिषु, और उनमें शक्ति ज्यादा प्रमाण में रहती है। सभी गुणों का सार, ये सभी गुणों के सार जो 8 गुण है, उसके बाद शक्ति उत्कर्ष, इन्हीं 8 गुणों में ज्यादा शक्ति रहती है कि अपना वो कार्य अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। और तीसरा है व्यवहाराय मुख्यत्वात्। व्यवहाराय मुख्यत्वात् का मतलब है कि व्यवहार में भी इन्हीं 8 गुणों का ज्यादा नाम लिया जाता है कि इन 8 गुणों के ऊपर ही चिकित्सा ज्यादातर डिपेंड रहती है, इसलिए व्यवहार
में भी यही 8 मुख्य है। तो ये व्यवहार में मुख्य कैसे हो गए, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। और फिर बहु अग्र ग्रहणात्, और सभी लोग इन्हीं 8 गुणों के बारे में पहले विचार करते हैं। इसलिए ये जो है 8 जो गुण है उनको वीर्य ये नाम से जाना जाता है। तो व्यवहार या मुख्यत्वाद का मतलब ये है कि जैसा हमने पहले द्रव्य के भेदों के बारे में बताया कि शमन और शोधन, तो शोधन और शमन ये 2 प्रकार के औषधि हो गए। और दूसरा औषधों की जब विभाजन करते हैं, कि चिकित्सा का विभाजन करते हैं, तो 6 प्रकार में उसका डिवीजन होता है। तो लंघन ब्रूहणीय नाम का चरक संहिता में अध्याय है, तो उसमें लंघन ब्रूहण, स्वेदन, स्तंभन और स्नेहन और रुक्षण, ऐसे 6 कर्म आयुर्वेद में भी कहे हैं कि जो कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, और चिकित्सा करते समय इन 6 गुण कर्मों का हमें विचार करना पड़ता है। एक है स्नेहन और रुक्षण, एक पेयर है। स्नेहन और रुक्षण ये एक पेयर है। दूसरा स्वेदन और स्तंभन दूसरा पेयर है। और तीसरा पेयर है लंघन और ब्रूहण, ये तीसरा पेयर है। तो ये 6 पेयर के ऊपर चिकित्सा निर्भर करती है, और इनको करने वाले जो गुण है वो ये 8 गुण है। इसलिए इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में दिया गया है। और ये लंघन ब्रूहण क्या है, रुक्षण और स्नेहन स्नेहन क्या है, और स्वेदन स्तंभन क्या है, तो उसके ऊपर हम जब पंचकर्म का पूर्व कर्म के बारे में जब विचार करेंगे तब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि स्नेहन मतलब जिससे बॉडी में स्निग्धता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब ऑयलीनेस बॉडी में आएगा, उसको हम स्नेहन कहेंगे। वो स्नेहन कर्म, उसके अपोजिट जो है वो रुक्षण है, कि जिससे शरीर में रुक्षता उत्पन्न होगी, ड्राइनेस उत्पन्न होगा, उसको हम कहेंगे रुक्षण। फिर आता है स्वेदन, मतलब जिससे शरीर में पसीना निकलना होगा, उसको हम कहेंगे स्वेदन। और जो बाकी पसीना निकलना जिससे बंद हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्तंभन। फिर आता है कि लंघन, जिससे बॉडी में लघुता मतलब वेट कम हो जाएगा, जिससे ये कार्य होगा, उसको हम बोलेंगे लंघन। और जिससे बॉडी में बल बढ़ेगा, उसको हम कहेंगे ब्रूहण। तो इस तरह से 6 कर्म आयुर्वेद में कहे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 8 गुण है। वो कैसे हैं, तो गुरु द्रव्य जो है वो ब्रूहण करने का काम करता है। तो जो हम जो 8 गुण उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो इसमें 8 गुण कौन से हैं, तो गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष और मंद तीक्ष्ण, ऐसे 4 प्रिपेयर के 8 गुण यहाँ पर कहे हैं। उनमें से जो 6 में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो गुरु गुण है वो ब्रूहण करने का कार्य करता है। जो लघु गुण है वो लंघन का कार्य करता है। वैसे ही जो उष्ण गुण है वो स्वेदन का काम करेगा। और हिम शीत गुण जो है वो वीर्य है, जो वो स्तंभन का काम करेगा। फिर जो ये हो गया गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध, तो स्नेहन करने का कार्य जो है स्निग्ध गुण जो है वो करेगा। और जो रुक्षण का कार्य जो है वो रुक्ष गुण रुक्ष वीर्य ये करेगा। तो इस तरह से 6 ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और मंद और तीक्ष्ण, तो इनका जो तीव्रता कम ज्यादा करने का जो काम है, मतलब ज्यादा स्वेदन करना या कम स्वेदन करना, या फिर ज्यादा ब्रूहण करना या कम ब्रूहण करना, ये जिसके ऊपर डिपेंड है वो है मंद और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण है वो एक्टिविटी के ऊपर निर्भर है, कि जो ज्यादा फोर्सफुली अपना कार्य दिखाता है उसको हम तीक्ष्ण कहते हैं। और जिनकी एक्शन में थोड़ा समय लगता है उसको हम मंद कहेंगे। इस तरह से 8 कैटेगरी में ये वीर्य को डिवाइड हम करेंगे। तो लंघन ब्रूहण स्नेहन रुक्षण और स्वेदन स्तंभन, 6 प्रकार के जो कर्म बताए हैं वो ये 8 गुणों के ऊपर निर्भर है। इसलिए इन 8 गुणों को वीर्य नाम से जाना जाता है। और बाकी जो 12 है उनको गुण ही संज्ञा रहती है। और फिर उसके बाद अतश्च विपरीतत्वात् संभवत्यपि नैव सा विवक्ष्यते रसाद्येषु वीर्यं गुरुवादयो यतः। तो बाकी जो रस विपाक और जो है
गुण वगैरह जो है उनके उनमें ये विशेषता नहीं रहती, अतश्च विपरीतत्वात्, ये उनके विपरीत रहते हैं कि बाकी के जो है प्रसाद्येषु न एव सा विवक्षते, मतलब रस इत्यादियों में ये जो हमने ऊपर का डिस्कशन किया है, समग्र गुण सारेषु शक्त्युत्कर्ष विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् और बहु अग्रग्रहणात्, ये 4 प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी रस विपाक गुण इनमें नहीं रहती है, इसलिए उनको वीर्य ये नाम नहीं दिया जाता है, उनको वीर्य संज्ञा नहीं देते हैं। और ये गुरु लघु इत्यादि जो 8 गुण है उनको वीर्य के नाम दिया जाता है। और इसीलिए वीर्यम गुरुवादयो ही अतः, इसलिए गुरुवादि जो है उन्हीं को वीर्य ये नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम इनको वीर्य के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और उसके बाद आता है वाग्भट का अपना जो मत है वो ये है कि उष्णम शीतम द्विधैव अन्ये वीर्यम आचक्षते अपि च, कि उनका भी जनरली हम वाग्भट का ये मत उनको मान्य है, ऐसा हम मानकर चलते हैं कि 2 ही प्रकार के वीर्य है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि उष्ण और शीत ये 2 ही प्रकार के वीर्य होते हैं। हमने पहले शक्ति मात्र वीर्यवाद जो चरक का देखा, उनमें वीर्य की संख्या निर्धारित नहीं है कि इतना क्वांटिटी में वीर्य, इतना नंबर ऑफ वीर्य है, ये चरक जी ने कभी भी नहीं कहा। और सुश्रुत जी ने 8 प्रकार की वीर्य है ऐसा कहा है, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष और मंद तीक्ष्ण, 8 प्रकार की वीर्य सुश्रुत आचार्य ने कहे हैं। और अभी ये तीसरा मत जो है वो वाग्भट का अपना मत हम मान के चलते हैं जनरली आयुर्वेद में कि उष्ण और शीत ये 2 प्रकार के वीर्य हम मान के चलते हैं कि वो वाग्भट को वही उसका अपना मत है। और फिर उसने दिया है कि अब क्यों देता ऐसा 2 प्रकार की वीर्य हम क्यों मानते हैं, तो उसका कारण ये है कि नानात्मकम अपि द्रव्यम अग्नि सोमो महाबलौ व्यक्ता व्यक्तम जगत इव नाति क्रामति जातुचित। तो जगत इव व्यक्ता व्यक्तम, जगत है वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार से रहता है। ये जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, वो 2 प्रकार का होता है, एक जो व्यक्त है जो हमको दिखता है, और दूसरा है जो अव्यक्त है जो हमको नहीं दिखता। मतलब हम हमारे पंच दिखता का यहाँ मतलब है कि हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है, हम उसको अव्यक्त कहेंगे। दिखता है मतलब केवल आंखों से दिखता है, ऐसा उसका मतलब मीनिंग नहीं है कि पंच ज्ञानेंद्रियों से जो व्यक्त नहीं होता है, ऐसे 2 प्रकार के 2 प्रकारों में जगत हम अगर भी विभाजित करेंगे तो भी ये 2 प्रकार का व्यक्त और अव्यक्त जो जगत के जो 2 भेद हैं उनको भी नाति क्रामति, ये अग्नि और सोम, आग्नेय और सोमीय, इन 2 कैटेगरी के बाहर वो नहीं जाते हैं। या तो वो आग्नेय के कैटेगरी में जाएंगे या तो फिर सोमीय कैटेगरी में जाएंगे या फिर दोनों के बीच में रहेंगे। ये अग्नि और सोम ये दोनों को छोड़ के अन्य कोई आधार पर उनका विभाजन कर दिया तो भी इन 2 कैटेगरी में वो आ ही जाते हैं। तो इसलिए नानात्मकम अपि द्रव्यम, अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति होने के बाद भी, नानात्मकम मतलब उसकी आत्मकता, मतलब कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है वो अलग अलग होने के बाद भी, अग्नि सोमो महाबलो, अग्नि और सोम ये सबसे ज्यादा बलवान ये पूरे विश्व में ब्रह्मांड में है। इसलिए व्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार का जो ये विश्व है वो नाति क्रामति जातुचित, ये दोनों कैटेगरी के बाहर वो नहीं जा सकता। या तो फिर वो आग्नेय कैटेगरी में जाएगा या फिर वो सोम कैटेगरी में जाएगा। सोम मतलब शीत, आग्नेय मतलब उष्ण, अग्नि और सोम ये जगत के अग्निय सोमीय जगत का एक सिद्धांत भी हमारे यहाँ है, तो उसके बाहर ये नहीं जाता है। इसलिए जो आग्नेय कैटेगरी में जाएगा वो उष्ण वीर्य वाला रहेगा और जो सोम कैटेगरी में जाएगा वो शीत वीर्य में जाएगा। इस तरह से द्रव्यों के 2 वीर्य यहाँ पर होते हैं। और यहाँ फिर वीर्य, उष्ण वीर्य से क्या होता है और शीत वीर्य से क्या होता है, तो वाग्भट का ये मत ज्यादा उनको मान्य है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उष्ण वीर्य से क्या कार्य होता है और शीत वीर्य से क्या कार्य होता है ये डिस्क्राइब किया है। बाकी 2 जो मत है उसके बारे में उन्होंने अपना मत नहीं दिया है, मतलब अष्टविध वीर्य में से क्या कार्य होंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन उन्होंने नहीं किया है,
या फिर शक्तिमात्र वीर्यवाद जो चरक का है उसका भी क्या कार्य होगा, इसके ऊपर भी उन्होंने अपना कुछ टिप्पणी नहीं दिया है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वाग्भट ने ये जो द्विविध वीर्यवाद है वो वाग्भट ने उसको मान लिया है। तो तत्र उष्णम, तो उष्ण वीर्य से क्या होगा और शीत वीर्य से क्या होगा, तो उसके कार्य यहाँ पर दिए हैं। तो तत्र उष्णम ब्रह्म त्रुट ग्लानि, श्लोक नंबर 18, स्वेद दाह आशुपाकिता समम च वात कफयो कयोति। तो उष्ण वीर्य है वो क्या करता है, तो भ्रम, चक्कर आना, तृष्णा, प्यास लगना, ग्लानि मतलब थकान, मतलब बिना काम किए ही अगर थकान महसूस होती है उसको हम ग्लानि कहते हैं। फिर स्वेद, पसीना आना, ये काम जो है वो उष्ण वीर्य से होता है। फिर दाह, बॉडी में कहीं भी जलन वगैरह अगर हो रहा है तो वो उष्ण वीर्य के कारण होता है। आशुपाकिता, और डाइजेशन जो है वो जल्दी होने का काम जो है वो उष्ण वीर्य के कारण होता है। शीत वीर्य से पाचन का कार्य नहीं होता है। तो ये पाचन जो आशुपाकिता, जल्दी पचन होना, ये उष्ण वीर्य से होता है। और उसके बाद शमम च वात कफयो, और वात और कफ का शमन करने का कार्य जो है वो उष्ण वीर्य करता है। तो चक्कर चक्कर आता है तो उष्ण वीर्य का कार्य है। तृष्णा है तो उष्ण वीर्य का है। ग्लानि है तो उष्ण वीर्य का कार्य है। स्वेद होता है, पसीना आता है तो वो उष्ण वीर्य का कार्य है। दाह होता है, जलन होती है तो वो उष्ण वीर्य का कार्य है। पचन ज्यादा होता है, या फिर आशुपाकिता का यहाँ मतलब जहां जहां पर अगर कोई जख्म हुआ है उसमें भी अगर कोई पक हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो वो भी उष्ण वीर्य का ही कार्य है। और वात और कफ का शमन करना ये भी उष्ण वीर्य से होता है। और उसके बाद शिशिरम पुनः, और फिर से शिशिर मतलब शीत वीर्य क्या कार्य करता है, लादन मतलब मन को प्रसन्न करना, ये जो कार्य है वो शीत वीर्य से होता है। तो जैसे बहुत गर्मी है और उसके बाद हमने ठंडा पानी पी लिया, मतलब बैठ के ठंडा पानी अगर पी लिया तो जिस तरह से मन को अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है, तो उस तरह वो कार्य जो शीत वीर्य का है। फिर जीवन, मतलब बॉडी में जीवन मतलब रिजुविनेटिंग पावर जिससे आता है वो शीत वीर्य है। उष्ण वीर्य से ऐसा नहीं होता है। स्तंभ मतलब मल मूत्र का उत्सर्ग को रोक देना, या फिर बॉडी में भी जो भी चलन वलन है वो रोक देना, उसका जो कार्य है वो स्तंभ, वो शिशिर, शीत गुण से होता है। प्रसादम रक्त पित्त, हो रक्त और पित्त का प्रसादन मतलब रक्त और पित्त को उसको नॉर्मल जो कंडीशन है या फिर स्टेट है उसमें लाकर रख देना, ये शीत वीर्य का कार्य है। तो इस तरह से उन्होंने उष्ण वीर्य के से क्या कार्य होता है और शीत वीर्य से क्या कार्य होता है उसको उन्होंने डिस्क्राइब यहाँ पर किया है। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया, जिसके बारे में हमने देखा वीर्य, ये यहाँ तक उन्होंने वीर्य के बारे में बता दिया है। तो उसके ऊपर किसी को अगर कुछ शंका है, कुछ मन में लगता है, तो वो हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं वीर्य के कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम चिकित्सा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए ये वीर्य का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऊपर किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे का पार्ट देखेंगे। Yeah, we can go ahead. Others have some questions. डॉक्टर साहब, आज आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, कि आप थोड़ा सा आज ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं बोलने के लिए और आपकी सांस फूल रही है, कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक्चुअली अच्छा। वो थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है, तो समझने में और ऐसा है कि थोड़ा एम्फेसिस देकर बोलेंगे तो हो सकता है कि वो समझ में आए, हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अपने नहीं, आप वो हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। So, sir, this virya that was explained is the property of dravya, isn't it? So it is not a property of a particular gender. Normally we associate it with a gender, no? वो अलग है, मतलब वो अलग जो है, हम वो जेंडर अलग के है, बारे में, हाँ वो अलग है। वो उसका अलग है। संदर्भ जो हमने वो देखा है ना कि
सब साथ जो हम ये देखें, शुक्र वाला जो वीर्य है वो अलग है, तो उसको भी वीर्य कहते हैं, लेकिन उसका हाँ यहाँ पर द्रव्य का वीर्य है, मतलब द्रव्य में शक्ति जो है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। तो इसको हम वीर्य ओज जिसको हम ओज सीमेन से वगैरह जो कहते हैं वो अलग है। या तो हम इसको नहीं ओज नहीं, से ओज कंपेयर भी करें नहीं, सर, तेजस ओज नहीं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा कि थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि वीर्य जो वर्ड है जनरली हम बोलचाल की भाषा में वो पुरुष के पुरुषत्व के बारे में ज्यादा उसका इस्तेमाल हम करते हैं वीर्य का, लेकिन यहाँ जो है वो वीर्य जो शब्द है वो द्रव्य की शक्ति के बारे में, जो हम कार्य करने का उसका जो क्षमता होती है उसको यहाँ पर वीर्य कहा है। द्रव्य मतलब यहाँ सभी जो मेडिसिन की तरह से हम उसको जिसका प्रयोग करते हैं वो द्रव्य के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो जो ओज या फिर वीर्य या फिर शुक्र या सीमेन ये जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये जनरल डिस्कशन वीर्य के ऊपर यहाँ पर है कि जो हर एक वनस्पति में भी रहता है, प्लांट ओरिजिन वाले द्रव्य में भी रहता है, सब में ये रहता है वीर्य, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो अभी किसी द्रव्य का वीर्य चला गया है, ये पहचानने के भी कुछ तरीके होंगे ना? हाँ, तो एक तो इसमें बात है कि चरक या फिर आयुर्वेद में ही एक आप्तोपदेश नाम का एक प्रमाण हम मानते हैं। जब दर्शन शास्त्र का अगर हम थोड़ा विचार करेंगे तो हमारे सभी दर्शनों में आप्त ये प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आप्तोपदेश, ये प्रमाण सभी दर्शनों में जनरली मानते हैं। तो आप्तोपदेश का मतलब ये होता है कि आप्त ने बताया, तो आप्त कौन है? तो ये भी एक सवाल है कि जिस अर्थ में हम अभी आप्त शब्द का मीनिंग लेते हैं वो मीनिंग दर्शन शास्त्र में ये नहीं है, मतलब वो दर्शन शास्त्र आप्त का मीनिंग नहीं रहता है। ये आप्त मतलब हमारे सगे संबंधी जो है, जो हमारे परिचित है उनको आप्त हम कहते हैं, लेकिन उस ये मीनिंग दर्शन शास्त्र में नहीं है। आप्त का मीनिंग दर्शन शास्त्र में ये है कि जिन्होंने अपने तीनों जो गुण है, मतलब जिनमें रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता, जिनों में रज और तमो गुण नहीं है और इसलिए सत्व ही गुण जिन लोगों में रहता है, और इसीलिए उनका जो ज्ञान है वो सभी काल में और सभी जगह पर उनको ज्ञान रहता है, इस तरह से जिनकी बुद्धि है उनको हम आप्त कहते हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनको हम प्रमाण मानते हैं, इसलिए उसको आप्तोपदेश प्रमाण, आप्त ने उपदेश दिया तो उसको हम प्रमाण मानते हैं, तो ये आप्तोपदेश प्रमाण होता है। तो उसके हिसाब से आप्तोपदेश प्रमाण से सभी द्रव्यों के वीर्य के बारे में कितना समय वो रहता है उसकी एक लिस्ट दिया है कि जो भी फॉर्मुलेशन होगा, तो अगर चूर्ण है तो उसकी वीर्यता अवधि कितनी है, तो उसको सवीर्यता अवधि कहते हैं, मतलब कितने काल वो औषध जो है वो वीर्य युक्त रहेगा, सवीर्य रहेगा, उसकी उसका दिया है। मतलब चूर्ण है तो उसका 6 महीना है, फिर टैबलेट है उसका 1 साल है, रस औषधि है तो उसको 10 साल है, ऐसे अलग अलग दिया है, तो उसको हम प्रमाण मान के चलते हैं। उसके बाद अगर समझो ऐसा है कि कोई मेडिसिन का कोई फॉर्मुलेशन हमने अलग बनाया, मतलब अभी जैसे हमने पहले कहा कि 5 प्रकार के पंचविंशत कषाय कल्पना के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ये 5 प्रकार हमने देखे थे, मतलब नाम से हमने देखा था। तो उनका सवीर्यवत्ता अवधि कम रहता है क्योंकि वो फ्रेश ड्रग से बनाया हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद आशावरिष्ठ कल्पना है, फिर तेल कल्पना है, वटी कल्पना है, ठीक है ना, ये सभी जो कल्पनाएं हैं वो बाद में डेवलप हुई है, तो उनकी सवीर्यता अवधि ज्यादा रहती है। किसी का 6 महीना है, किसी का 2 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का और बहुत ज्यादा है। इस तरह से उनका आप्तोपदेश से हम उनको मानते हैं कि ये है। और जिनके बारे में आप्तों ने नहीं बताया है तो उसका कैसा करेंगे, तो उसका कुछ सेफ्टी स्टडी होता है, उसका स्टडी का एक टेक्निक है, मतलब फार्मेसी में वो सब चलता है कि उसका टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम है, उनका एक उसका प्रोसीजर है कि जिसके आधार पर वो कितने एक समय तक वीर्य युक्त रहेगा, कि हम उससे पता कर दें कि उनमें जो इंग्रेडिएंट है वो सही है, डिग्रेड नहीं हुए हैं, ऐसा सब करने का एक तरीका होता है। उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेडिसिन कितने दिन तक सवीर्य रहेगा। तो ये
एक तो आप्तोपदेश है, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन से वो पता करते हैं कि कितने समय तक वो वीर्य युक्त रहेगा। तो सर ये हनी हनी जो है तो उसका कितना रहता है आयु? जनरली 2-3 साल तक रहता है, मतलब नॉर्मली अभी जो मिलता है वो 2 साल 3 साल तक हम चला सकते हैं, 5 साल तक भी चला सकते हैं। और मधु के बारे में ऐसा कहा है कि वो जितना पुराना होगा उतना अच्छा है। हाँ। लेकिन कुछ साल की मतलब कुछ दिन रख देते हैं वो, तो उसमें वो नीचे शक्कर जम जाती है, उसका जो है वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो फिर वो मधु शर्करा के स्वरूप में जो आ जाता है। तो मधु तो 2-3-4 साल कोई दिक्कत नहीं, वो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी है कि जितना पुराना होता है उसमें वो थोड़ा-सा ड्राइनेस और रुक्ष गुण ज़्यादा बढ़ता है, तो उसका प्रयोग करते समय भी थोड़ा-सा क्वांटिटी वाइज़ ध्यान रखना पड़ता है कि कितना उसका यूज़ करना है। वैसे ही घी के बारे में भी दिया है कि आयुर्वेद में पुराण घृत है, प्रपुराण घृत है और महाघृत, ऐसे अलग-अलग कैटेगरी के हैं कि 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, 100 साल पुराना, ऐसे अलग-अलग प्रकार के घी की भी कैटेगरी किया है। लेकिन फिर उसका 100 साल पुराना भी हो जितना सकता जैसा है सर? 100 100 साल 100 पुराना 100 घी हो सकता है सर? हाँ, वो होता है, प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका जिनके घर में ये परंपरा होती है कि परंपरा से जिनमें वैद्य है, उनके यहाँ पर ये रखा हुआ रहता है। नहीं तो जनरली प्रैक्टिशनर के यहाँ तो रहने की वो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले वो ऐसा ऐसा था कि वैद्य परंपरा अपने पुरखों से ही चली आती थी, तो घरों में वो रहता था कि 10 साल है, 50 साल है, 100 साल पुराने घृत वो घी वो रहते थे। तो उसकी वीर्यता ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा कार्यकारी रहता है, लेकिन उसका फिर क्वांटिटी और कौन से डिशेज़ के ऊपर उसका प्रयोग करना है, वो भी डिसाइडेड है कि सभी के लिए वो उसका प्रयोग करना ऐसा नहीं है। और वो डेली यूज़ के लिए वो घृत का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल मेडिसिन के तौर से उसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो रेगुलर वाला जो हमारा घी है, वो 6 महीने, 8 महीने तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। आहार के लिए जो यूज़ करते हैं वो। बाकी औषध के लिए फिर उनके अलग-अलग गुण बताए हैं। अभी बाजार में मुझे एक बार कहा गया था कुछ घी के साथ लेने के लिए, तो वो बाजार से हुँ। घी लिया था, यानी आयुर्वेदिक फार्मेसी से ही लिया था। लेकिन उसका आयु कितना है वो पूछने का जरूरत नहीं लगा था मुझे, क्योंकि पता ही नहीं था। आप जो अभी कह रहे हैं कि उसमें एक वीर्य हाँ, होता हाँ। है, ये पता ही नहीं था। हाँ, हाँ। तो अभी उसको कैसे ढूंढा जा सकता है अगर बाजार से नहीं, खरीदना जनरली है? जब बाजार से खरीदते हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। सभी को वो मैंडेटरी है कि सविर्यवतावधि क्या, एक्सपायरी डेट क्या है, वो लिखना फार्मेसी के लिए मैंडेटरी है कि कितने साल तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है नहीं, वो ठीक कि है, कब लेकिन तक यूज़ कितने करना है। साल पहले बनाया था ये नहीं पता चलेगा ना? नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होता है और एक्सपायरी डेट भी होता है कि ओके। कब बना है और कब तक उसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ा पैकेजिंग अच्छा होने की वजह से उसका एक्सपायरी डेट भी ज़्यादा है। कब तक प्रयोग कर सकते हैं, वो चल सकता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि वो प्रिजर्वेशन अगर ठीक किया है, कि ठंडे इसमें रखा है और सही उसका पैकेजिंग है, तो फिर वो 2 साल 3 साल तक चल सकता है। उसके ऊपर वो सभी के ऊपर लिखना वो मैंडेटरी है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार वो रूल के हिसाब से वो ज़रूरी होता है। उसके बिना वो नहीं बेच सकते। तो वो हम उसको कर सकते, बैच वाइज़ उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मतलब मंथ लिखा हुआ होता है। तो ऐसा है, ठीक है? तो उसके ऊपर और किसी को कुछ है शंका तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा बेसिक ही टॉपिक होने की वजह से उसके ऊपर क्वेश्चन आना भी संभव है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे आगे जाएँगे फिर, ठीक है? तो हमने वीर्य के बारे में हम देखा, उसके बाद में हम देखेंगे विपाक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक तो हमने देखा द्रव्यों में गुण रहते हैं 20, वीर्य की अलग-अलग कैटेगरी की है। जो शक्ति मात्र वीर्यवाद है, वो चरक ने उसमें वीर्य की संख्या निर्धारित नहीं की है। फिर होता है कि जो अग्निशोमीय के कारण जो वीर्य की कैटेगरी होती है, उसमें 2 प्रकार के वीर्य हैं, उष्ण और शीत। और जो आचार्य सुश्रुत को जो मान्य है वो है 8 प्रकार के वीर्य है, वो उष्ण, शीत और ऐसे प्रकार के। उसका
षटकर्म जो शरीर में वैद्य करते हैं उनके लिए ये 8 वीर्य है, उनका प्रयोग होता है। तो एक दूसरा एक पार्ट है प्रॉपर्टी जो द्रव्य में है, वो है विपाक। तो सिंपल वे में अगर उसको समझना है तो वो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट ऐसा हम करके उसको समझ सकते हैं कि डाइजेशन जब पूरा हो जाता है, मतलब ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ऐसा नहीं कि बॉडी के बाद में बाहर जाकर, मतलब बाहर मतलब बाकी ब्लड में या फिर सेल में जाकर जो भी होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, वो दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर जो स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन मतलब प्रोसेस जो होता है उसके ऊपर ये विपाक निर्भर करता है। तो डेफिनेशन उसकी ये है कि जठरेण अग्निना योगात, जाठरेण अग्निना योगात यद उदेति रसांतरम रसानाम परिणामांते सविपाक इति स्मृतः। तो यहाँ पर यह है कि जाठरेण अग्निना योगात, जो उदर में जो अग्नि है, जठर में जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसके योग से, उसका प्रयोग होने के कारण यद उदेति रसांतरम, तो जैसे हम मुंह में अन्न डालते हैं तो उसमें प्रत्येक में कोई स्पेसिफिक रस होता है, टेस्ट होता है। तो जठरेण अग्निना योगात, तो जठराग्नि के संयोग से जो रसांतर, दूसरा रस शरीर में उत्पन्न हो जाता है, रसानाम परिणामांते, और पूरा जो पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो दूसरा रस उत्पन्न होता है, रसांतरम रसानाम परिणामांते, रसों के परिणाम के अंत में, मतलब पूरा डाइजेशन हो जाने के बाद रसांतरम यद उदेति, जो दूसरा प्रकार का रस उत्पन्न होता है उसको हम विपाक इस नाम से जानते हैं। उसको हम सविपाक इति स्मृतः, उसको हम विपाक कहते हैं कि जैसा हम मधुर द्रव्य का सेवन करेंगे, उसका डाइजेशन, दूसरा रस उत्पन्न होता है, उसका डाइजेशन होने के बाद उसको हम कहेंगे विपाक। तो उसके लिए भी एक जनरल कैटेगरी है कि कौन से द्रव्य का विपाक कैसे होगा। तो स्वादु पटुश्च मधुरम अम्लो अम्लम पच्यते रसः तिक्तोषण कषायाणाम विपाक प्रायशः कटुः। तो कि 6 रस के बारे में हमने देखा है, और वो 6 रसों के 3 प्रकार के विपाक होते हैं। तो स्वादु पटुश्च मधुरम, मधुर और लवण, ये जो 2 रस हैं, उनका पाचन पूर्ण होने के बाद मधुरम पच्यते रसः, उनका मधुर विपाक होता है। तो ये हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, याद रखना है कि वो कैसे होता है, वो ऐसा ही क्यों होता है, उसके लिए कारण दिया नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, इसके हमें लक्षण मिलते हैं, वो लक्षण दिए हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, उसके लिए कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ये हमें पता है। स्वादु पतुष्ट मधुरम अम्लो अम्लम पच्यते रसा, अम्ल रस का जो द्रव्य है उसका विपाक अम्ल होगा, मतलब। और फिर तिक्त उष्ण कषायाणाम, तिक्त, कटु और कषाय, इन तीनों से डाइजेशन हो जाने के बाद जो परिणाम निकलेगा वो विपाक का प्रायशः कटु, उसका कटु विपाक होगा। ये डिसाइडेड है कि ऐसे ही होता है, और ये होता है। ये कंक्लूजन कैसे निकाला, तो बॉडी के ऊपर उनका परिणाम जो दिखता है उसके ऊपर से ये निष्कर्ष निकाला है कि 3 प्रकार के विपाक होते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, ये हमें उसके अनुमान से हम पता चलता है कि ये विपाक उसका हुआ है। तो स्वादु और लवण, मधुर और लवण, इन रसों का विपाक मधुर होता है, अम्ल रस का विपाक अम्ल ही होता है, और तिक्त, उष्ण और कषाय, तिक्त, कटु और कषाय, इनका विपाक जो है वो कटु होता है। और ये होता है उनके महाभूत प्रिडोमिनेंस के कारण भी, ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से उनका विपाक होता है। फिर अभी ये होने के बाद, ये विपाक होने के बाद उनके एक्टिविटी क्या दिखती है, और वो भी दिया है कि रसय रसौ तुल्य फलम, तुल्य फल
तत्र द्रव्यम शुभाशुभम। तो इनकी एक्टिविटी क्या होगी, मतलब मधुर और लवण रस से मधुर विपाक उत्पन्न होगा तो उसके कार्य क्या होंगे। फिर अम्ल रस का विपाक अम्ल होगा तो उसके कार्य क्या होंगे। फिर कटु, तिक्त और कषाय रसों का विपाक अगर कटु होगा तो उनके क्या कार्य होंगे, तो उसको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो क्या है वो, तो रसैहि असौ तुल्य फलः। तो खुला है, तो रसैहि असौ तुल्य फलः। तो मधुर, अम्ल और कटु, इन रसों के जो भी कार्य है उसी तरह से इन जो है विपाक के कार्य होते हैं। कि मधुर रस का जैसा कार्य होता है उसी तरह से जो मधुर विपाक का कार्य होगा। अम्ल रस से जो भी कार्य होते हैं उसी तरह से अम्ल विपाक का कार्य होगा, और कटु रस के जो कार्य होते हैं उस तरह से कटु विपाक का कार्य होगा। तो तत्र द्रव्यम शुभाशुभम। तो रस और रसैहि असौ तुल्य फलः। तो रस के तरह उनके विपाक के कार्य हमें शरीर में दिखते हैं। उनके ऊपर से हम ये अनुमान लगाते हैं कि उन द्रव्य का विपाक क्या होगा। तो वो फल शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा भी कार्य हो सकता है और बुरा भी कार्य हो सकता है कि जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, इस तरह से भी कार्य हो सकता है। फिर किंचित रसेन कुरुते कर्म। फिर कर्म उनसे क्या दिखते हैं, और द्रव्य का मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, और कर्म होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। तो किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन च अपरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन। तो कुछ जो कर्म है वो रस के द्वारा होता है। तो मधुर रस का द्रव्य है तो उसके कार्य हमें कभी दिखते हैं। फिर कर्म पाकेन च अपरम, कुछ जो कर्म हमको बॉडी में दिखते हैं वो विपाक के कारण दिखते हैं। और गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन, और कुछ जो कार्य है वो गुणों के कारण होते हैं, कुछ वीर्य के कारण होते हैं, और कोई प्रभाव के कारण होते हैं। अभी प्रभाव का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं हमारे, आगे उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो किंचित रसेन कुरुते, अभी द्रव्य के गुण के बारे में हमने डिस्कशन किया, वीर्य के बारे में किया, पंचमहाभूत संगठन के बारे में किया, वीर्य के बारे में किया, विपाक के बारे में किया, और अभी द्रव्य के कर्म कैसा होगा कि द्रव्य अपनी जो एक्टिविटी दिखाता है वो किस तरह से दिखाता है। तो रसैहि असौ तुल्य फलः, रस के अनुसार उसका उसका विपाक का कर्म हमें दिखता है। फिर कुछ बार कभी कभी द्रव्य रस से कार्य करता है, कभी विपाक के कारण उसका कार्य दिखता है, कभी गुणों के कारण उसका कार्य दिखता है, और कभी वीर्य के कारण अपना कार्य दिखाता है, और कभी प्रभाव से उसका कार्य दिखता है। तो ये इन पांचों में से किसी से भी अपना कार्य दिख सकता है। तो कभी पाक से, गुण से, वीर्य से, प्रभाव से और रस से, इन पांचों के अनुसार द्रव्य का कार्य हमको दिख सकता है। अभी उसको इन्होंने एक जनरल कैटेगरी दे दिया कि उन पांचों से किसी से भी कार्य होगा। तो अभी हमें लग सकता है कि पांचों से कार्य होगा तो एग्जैक्टली कार्य होगा किससे, ये भी मन में सवाल आ सकता है। तो उसके लिए भी उन्होंने नियम दिया है कि रस से कार्य कब होगा, विपाक से कार्य कब होगा, वीर्य से कब होगा। उसके लिए भी उन्होंने नियम दिया है कि वो रूल है कि कार्य कैसे, कब रस से होगा, कब विपाक से होगा, कब वीर्य से होगा। तो ये उन्होंने दिया है। तो क्या दिया है, तो यद यद द्रव्य रसादीनाम बलवत्वेन वर्तते अभिभूयेतरांस्तत् कारणत्वं प्रपद्यते विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीयते। ये एक पहला नियम है। तो यद यद द्रव्य रसादीनाम बलवत्वेन वर्तते, तो रस इत्यादियों में, द्रव्य में जो भी बलवान होगा, मतलब रस, वीर्य, विपाक, गुण, इनमें से जो बलवान होगा उससे कार्य होता है। तो अगर रस बलवान है तो रस से कार्य होगा, वीर्य बलवान है तो वीर्य से कार्य होगा, विपाक बलवान होगा तो विपाक से कार्य होगा, और गुण अगर बलवान है तो गुण से कार्य होगा। तो यद यद द्रव्य रसादीनाम बलवत्वेन वर्तते अभिभूय इतरान तत्त, तो एक दूसरे को दबाकर अपना कार्य दिखाएगा। अगर रस बलवान है तो वीर्य, विपाक, गुण इनको दबा के अपना कार्य दिखाता है, उनके ऊपर हावी होकर अपना काम दिखाता है। अभिभूय इतरान,
इतरों को अभिभूत करके अपना काम दिखाता है। कारणत्वम प्रपद्यते, वो कारण के रूप में रहता है। तो कारणत्वम प्रपद्यते, वो अपना कार्य दिखाता है। फिर विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीते, और दो विरुद्ध गुण एक ही द्रव्य में अगर हम देखते हैं तो कार्य किससे होगा? तो भूयसा अल्पम, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, वो जो बलवान है, वो अपना कार्य दिखाएगा। मतलब यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है कि जिसका बल अधिक है, जिसका संख्या अधिक है, वो अपना कार्य दिखाएगा। विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीते, जो भूयस ज्यादा प्रमाण में है, वो अपना अल्प के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है और अपना कार्य दिखाता है। ये एक उसका नियम हो गया। फिर दूसरा उसमें ये बताया है कि बल साम्य है, कि सभी का बल समान है, कि सभी अपने अपने प्रॉपर जिसका बल है वो प्रॉपर उनके बल में उन सब में है। मतलब रस में अपना बल है प्रॉपर, वीर्य में अपना बल है, विपाक में अपना बल है, और गुणों में अपना बल है। तो क्या प्रभाव में अपना बल है, तो क्या क्या कर्म दिखेगा? तो वो विपाक तौ वीर्यम बल साम्य रसादीनाम इति नैसर्गिकम बलम। तो नैसर्ग से क्या होता है? रस के ऊपर विपाक ज्यादा डोमिनेंट रहता है, कि रस से कार्य नहीं होगा, विपाक से कार्य होगा। अगर सभी का बल समान है तो विपाक ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, विपाक से कार्य दिखता है। तो रस से ज्यादा विपाक ज्यादा बलवान होता है, विपाक से वीर्य ज्यादा बलवान होता है, और वीर्य से, इन तीनों से जो है वो प्रभाव ज्यादा बलवान होता है। कि रस अगर है, जो चारों का अगर गुण बल समान है, उनकी पावर समान है, तो रस के ऊपर विपाक ज्यादा बलवान होके अपना कार्य दिखाता है। वीर्य है, रस और विपाक दोनों के ऊपर हावी होकर अपना कार्य दिखाता है। और प्रभाव तानी, इन तीनों को, रस विपाक और वीर्य तीनों को दबाकर अपना कार्य दिखाता है। बल साम्य रसादीनाम, अपना कार्य दिखाता है। इति नैसर्गिकम बलम, यही निसर्ग से बल होता है, कि इस तरह से उनको हम, उनसे हम कार्य होता है, हमको दिखता है। और फिर रसादि साम्य यत् कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम, और रस इत्यादि समान होने के बाद भी अगर कोई विशिष्ट कार्य द्रव्य में दिख रहा है, तो कोई स्पेसिफिक कार्य दिखता है, तो उसको प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। कि रस इत्यादि सभी समान है, फिर भी कार्य अगर हो रहा है, कोई अलग कार्य हो रहा है, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो प्रभाव के कारण हुआ है। तो दंती रसादेह तुल्यापि, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो रसम विपाकस्तव वीर्यम प्रभावस्थानी अपोहति बल साम्य रसादिनाम इति नैसर्गिकम बलम। तो ये हो गया। फिर रसादि साम्य यत् कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम दंती रसादेश तुल्यापि चित्रकस्य विरेचने मधुकस्य च मुद्रिका घृतम क्षीरस्य दीपनम। तो अभी ये कंपैरिजन के लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि रसादि साम्य यत् कर्म विशिष्टम, रस इत्यादि समान होने के बाद भी अगर कोई स्पेसिफिक अलग कार्य अगर दिखाई दे रहा है द्रव्य में, तो वो प्रभाव के कारण दिखता है, ऐसा हमें समझना है। तो उसके लिए उदाहरण क्या दिए हैं? तो हमने वीर्य, विपाक और गुण और रस, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा है। तो हर एक द्रव्य के कोई स्पेसिफिक गुण, कोई स्पेसिफिक रस, कोई स्पेसिफिक विपाक और कोई स्पेसिफिक वीर्य, ऐसा होता है। तो सपोज हम करेंगे कि दूध के बारे में अगर विचार करेंगे, तो दूध में मधुर रस है, ये हम सब लोग जानते हैं। उसका वीर्य जो है वो शीत है, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर जो प्रभाव दिखाता है, वो शीत वीर्य का जो प्रभाव होता है, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो दिखाता है। और गुण जो है वो गुरु है, स्निग्ध है, ठीक है। इस तरह से गुण दूध में है। और उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, दंती है, चित्रक है, मृदविका है, मधुक है,
घृत है और क्षीर है, इन सब के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो हर एक के गुण और कर्म हमको पता होना चाहिए, तो फिर हम ये कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो पहला एग्जांपल दिया है उन्होंने, दंती रसाद्यहि तुल्यापि चित्रकस्य विरेचनी। तो दंती और चित्र के दोनों का कंपैरिजन उन्होंने किया है कि प्रभाव जो है वो दो द्रव्यों के कंपैरिजन के कारण हम समझ सकते हैं कि वो कैसे हम उसको प्रभाव को समझेंगे। हाँ जी, बोलिए। तो एक एग्जांपल दिया है दंती और चित्रक का। तो आप कब आ सकते हैं? तो चित्रक 12 और दंती, 12:30 बजे के आसपास आ जाएंगे आप? सर मैंने दिशा माइक को किसी का ऑन है? तो हाँ, तो दंती रसाद्य ही तुल्यापि, रस इत्यादि तुल्य है। मतलब चित्रक और दंती, ये दो एग्जांपल दिए, दो मेडिसिनल प्लांट है दंती और चित्रक। तो दंती जो है वो विरेचन करने वाला कार्य करता है, फिर और चित्रक जो है वो नहीं करता। तो चित्रक और दंती दोनों में कटु रस है, मतलब दोनों भी कटु रस के हैं, कटु विपाक के हैं और उष्ण वीर्य के द्रव्य हैं। मतलब इन तीनों दोनों में ये रस, वीर्य और विपाक और गुण, रुक्ष गुण है, ये दोनों में समान है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल। लेकिन चित्रक जो है वो विरेचन नहीं करता और दंती जो है वो विरेचन करती है। तो ये जो करती है विरेचन, दंती जो द्रव्य है वो विरेचन कराता है, तो वो प्रभाव के कारण होता है कि उसका एक स्पेसिफिक ऐसा कुछ पांचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जिससे वो विरेचन करता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा है कि द्रव्यम ऊर्ध्वगम तत्र प्रायो अग्नि पवनोत्कटम। तो अग्नि और वायु महाभूत प्रिडोमिनेंटली अगर रहता है तो द्रव्य प्रायः वमन कराता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चित्रक और दंती दोनों में कंपैरिजन किया है, तो चित्रक और दंती दोनों में कटु रस है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, तो जनरली वो वमन कराने वाले होने चाहिए। लेकिन दंती जो है वो विरेचन कराता है, वो पर्गेशन कराता है, चित्रक नहीं कराता। तो ये इसका कारण, दंती कराता है, इसका कारण जो है उसमें जो वीर्य प्रभाव है उसके कारण वो विरेचन कराता है। फिर मधुकस्य मृदुलिका, मधुक मतलब जिसको हम जेठ कहते हैं, लिकोराइस रूट जिसको कहते हैं, जो हम खाते हैं जनरली, मीठा रहता है। और मृदुलिका, और मृदुलिका का मतलब होता है मुनक्का, जो हम थोड़ा सा माइल्ड परगेटिव ऐसा करके हम जिसको हम कहते हैं कार्मिनेटिव। तो मृदुलिका जो है वो विरेचन कराती है। मधुक मतलब वो मधुर रस है, मधुर विपाक है, शीतवीर्य है। तो जनरली वो ये ऐसे प्रकार के द्रव्य है वो विरेचन कराने वाले होते हैं नॉर्मली। तो जैसे हम बोला कि अग्नि जल और पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंट जिनमें होता है वो विरेचन कराते हैं, लेकिन मधुक जो है वो विरेचन नहीं कराता, मृदुलिका जो है विरेचन कराती है। तो मधुक नहीं कराता, उसका कारण है वो उसका प्रभाव है। फिर आता है घृतम क्षीरस्य दीपनम। घृत और क्षीर दोनों के गुण समान है। घृत भी मधुर विपाक है, मधुर रस है और शीतवीर्य है, और दूध भी मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य इस तरह से है। लेकिन घृत जो है उनमें घी है, वो भूख बढ़ाने का काम करता है, दीपन। और जो क्षीर है वो दीपन कार्य नहीं करता। तो ये जो घृत दीपन करने का कार्य जो करता है वो प्रभाव के कारण होता है, वो प्रभाव जन्य होता है। तो इस तरह से हम समझना है कि रस इत्यादि समान होने के बाद भी कोई स्पेसिफिक अलग कर्म अगर द्रव्य में दिखाई दे रहा है तो वो प्रभाव के कारण होता है। इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनाम। इस तरह से द्रव्यों के सामान्यतः कर्म होते हैं। इस तरह से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर्म के बारे में दिया है। फिर पुनः चतत, और अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें आ रहा है, वो है कि विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य की पुनश्चतत विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन भिद्यते। स्वादुर्गुरुश्च गोधूमो वातजित वातकृत यवः
उष्णा मत्स्या पय शीतम कटु सिंहो न शूकरः। तो और उसी तरह से यहाँ पर प्रभाव के बारे में बताया। उसके बाद आता है कि विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य, ये एक प्रकार का द्रव्य की कैटेगरी उन्होंने और एक किया है। तो इसका है कि कुछ पांचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन द्रव्य का इस तरह से बनता है कि जिससे वो द्रव्य का जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता, कोई अलग कार्य वो दिखाता है। तो इसको हम विचित्र प्रत्यारब्ध ऐसा नाम देते हैं। विचित्र प्रत्यारब्ध शब्द कैसे बना? तो प्रत्यय का मतलब होता है कि जिनके कारण द्रव्य की उत्पत्ति हुई, द्रव्य प्रारंभ हुआ, द्रव्य जिनके कारण बनता है, तो है पंचमहाभूत। प्रत्यय का मतलब तो जिन महाभूतों से द्रव्य बना, आरब्ध मतलब शुरू हुआ, और फिर विचित्र, वो विचित्र तरह से एक दूसरे के साथ मिले हैं। मतलब पंचमहाभूत जो है पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये जो है आपस में इस तरह से मिले हैं, उनका संयोग थोड़ा विचित्र प्रकार से हुआ है कि जिससे उनके नॉर्मली जो काम होने चाहिए वो नहीं होते, कुछ अलग कार्य दिखते हैं, तो उनको विचित्र प्रत्यारब्ध ऐसा कहा जाता है। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य ऐसा उनको कहा जाता है। तो उसके भी एग्जाम्पल कुछ दिए हैं। तो विचित्र प्रत्यारब्ध है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उनके कर्मों के ऊपर से पता चलता है। तो वो क्या कार्य करते हैं उसके ऊपर से वो विचित्र प्रत्यारब्ध है। और दूसरा उसका अपोजिट है, वो उसका नाम है समान प्रत्यारब्ध। तो लेकिन ये नाम यहाँ पर वाग्भट ने दिया हुआ नहीं है कि समान प्रत्यारब्ध। तो कैटेगरी 2 है, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। तो विचित्र प्रत्यारब्ध मतलब पांचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन द्रव्य का इस तरह से होता है कि वो जो नॉर्मली कर्म दिखाना होता है वो नहीं दिखाता, कोई अलग कर्म दिखाता है, उसको विचित्र प्रत्यारब्ध ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए भी एग्जांपल दिए हैं कि स्वादु गुरुश्च गोधूमो वातजित वातकृत यवः। तो गोधूम मतलब गेहूं और यव मतलब जौ, दोनों में भी स्वादु और गुरु मधुर रस वाले द्रव्य है दोनों, और गुरु गुण वाले हैं दोनों में। गुण गुरु ही है और मधुर रस वाला है। लेकिन गोधूम जो है मतलब गेहूं जो है वो वातजित, वात के ऊपर उसका शमन करने का काम करता है, और यव जो है वो वातकृत, वात को बढ़ाने का कार्य करता है। और दूसरा ये क्यों करता है? तो उसमें जो भी पंचमहाभूत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा इस तरह से है यव में, तो जिसके कारण वो मधुर रस और गुरु गुण का होने के बाद भी वात को शमन नहीं करता, उसको बढ़ाता है। फिर दूसरा है उष्णा मत्स्याः और पयः शीतम। तो मत्स्य मतलब मछली और पय मतलब दूध, इन दोनों को उन्होंने कंपेयर किया है कि स्वादु गुरुहु। तो मत्स्य और दूध ये दोनों भी मधुर रस वाले हैं और गुरु गुण वाले हैं। तो जनरली ये होता है कि मधुर रस वाले और गुरु गुण वाले द्रव्य शीत वीर्य के रहते हैं, और लेकिन मत्स्य जो है वो उष्ण वीर्य है और दूध जो है वो शीत वीर्य है। तो ये जो उष्ण जो मत्स्य जो उष्ण वीर्य वाला होता है, उसका कारण ये है कि मत्स्य में उत्पन्न होते समय जो पंचमहाभूत का कॉम्बिनेशन वहां होता है वो थोड़ा विचित्र प्रकार का है, इसलिए मत्स्य जो है वो उष्ण वीर्य की कैटेगरी में जाते हैं। और उसी तरह से कटु सिंहो न शूकरः, और सिंह और शूकर, सिंह मतलब शेर मतलब लायन, और शूकर मतलब सुअर, ये दोनों के जो दोनों भी मधुर रस के हैं, गुरु गुण के हैं। लेकिन सिंह जो है वो कटु विपाक होता है। सिंह का जो है वो मांस, मीट के बारे में डिस्कशन यहाँ हो रहा है, तो सिंह के मांस का विपाक जो है वो कटु होता है, और शूकर के मांस का विपाक जो है वो कटु नहीं होता है, मधुर होता है। तो इस तरह से एक जो है स्वादु और गुरु, ये जो दो प्रॉपर्टीज द्रव्य में रहती है, उनके ऊपर से उनके गुणों में कैसे डिफरेंस होता है उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्वादुर गुरु से गोधूमो। तो जनरली मधुर रस और गुरु गुण वाले जो पदार्थ है वो वात को शमन करने का काम करते हैं,
जनरली वो शीत वीर्य के रहते हैं और जनरली वो मधुर विपाक के रहते हैं। लेकिन ये कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जो विचित्र प्रत्यारब्ध होने के कारण उनका दोषों का शमन करने का या फिर वीर्य का या फिर विपाक का कुछ अलग ही प्रकार होता है। तो उसके लिए उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया है कि स्वादु और गुरु होने के बाद भी गोधूम मतलब गेहूं जो है वो वात का शमन करता है, और लेकिन यव जो है वो वात को बढ़ाता है। और स्वादु और गुरु होने के बाद भी मत्स्य जो है वो उष्ण वीर्य है, और पय मतलब दूध जो है वो शीत वीर्य है। और स्वादु और गुरु होने के बाद भी सिंह जो है वो कटु विपाक का है, और शूकर मतलब सुअर का जो मांस है वो मधुर विपाक का होता है। ये विचित्र प्रत्यारब्धत्व के कारण होता है। इस तरह से उन्होंने द्रव्य के कर्म के बारे में अलग अलग प्रकार से उनको कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। तो भी हमारा समय भी खत्म हो रहा है, तो फिर ये अध्याय भी यहाँ पर हम समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभाव के बारे में हमने देखा, और समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है। तो इन शॉर्ट इस अध्याय में हमने द्रव्य का पंचभौतिक पार्थिव आप्य तेजस वायव्य आकाशीय के बारे में थोड़ा देखा है अध्याय में। फिर हमने उसके वीर्य के बारे में डिस्कशन किया है, फिर हमने उसके विपाक के बारे में डिस्कशन किया है, फिर प्रभाव के बारे में डिस्कशन किया है, और फिर लास्ट में समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य इनके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। और द्रव्य किस तरह से कार्य करता है उस पर भी हमने थोड़ा विचार इसमें किया है, और 10 वीर्य विपाक गुण इनमें क्या क्या कार्यकारी रहता है उसके ऊपर भी हमने इस अध्याय में थोड़ा हमने समझने का प्रयास किया है। उसके बाद का अध्याय हम फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, वो रस के ऊपर है। रस, उनके कार्य गुण, उनके बारे में फिर अगले अध्याय में हम डिटेल में डिस्कस। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर भिड़े। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? Very interesting. No questions as such, but really very interesting. ये बेसिक कंसेप्ट के अध्याय होने की वजह से 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां, ये सभी चिकित्सा इन सभी अध्यायों के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट समझने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों अध्याय 9, 10, 11, 12। तो इसलिए इनको हम थोड़ा डिटेल में हम ले रहे हैं।